कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। यह भी कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। और भारत की राजनीति में अक्सर हमने देखा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से कभी न कभी गठजोड़ या गठबंधन करती रही हैं। फिर आखिर ऐसा क्या है कि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे ने जो एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाया वो इतना भारी उन्हें पड़ रहा है कि उनकी तमाम राजनीतिक संभावनाएं, भविष्य की तमाम राजनीतिक संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। आखिर उद्धव ठाकरे ने ऐसे कौन से ब्लंडर कर दिए हैं कि आज वो मुश्किल में फंस गए हैं और न सिर्फ सरकार बल्कि पार्टी भी उनके हाथ से जाती हुई दिख रही है। आज अपने वीडियो में मैं आपको उद्धव ठाकरे के 9 ऐसे ब्लंडर बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार, गद्दारों पर प्रहार। 28 नवंबर 2019 को जब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब सभी मान रहे थे कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। और इसके पीछे बहुत ठोस कारण थे। ठोस कारण इसलिए क्योंकि वैचारिक रूप से इन तीनों पार्टियों में कोई समानता नहीं है। हालांकि भारत की राजनीति में अक्सर वैचारिक समानता न होने के बावजूद भी राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन बनता रहा है। लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की बात करें तो ये दो विपरीत धुरों पर खड़ी हुई पार्टियां साफ तौर पर दिखती हैं। एक तरफ एनसीपी और कांग्रेस हैं जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हमेशा जानी जाती हैं और हिंदुओं को किसी न किसी रूप में इन पार्टियों ने हमेशा निराश किया है, नीचा दिखाया है। तो दूसरी तरफ शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे की वो पार्टी है शिवसेना, वो बाला साहब ठाकरे जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, और वो शिवसेना जिसे उग्र हिंदुत्व की ध्वजाधारी पार्टी माना जाता है। ऐसी दो पार्टियों में बेमेल गठबंधन को लेकर तमाम उंगलियां उठ रही थी और तमाम लोग कह रहे थे कि यह गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इस पूरे गठबंधन में बड़ी बात यह भी है कि बाला साहब ठाकरे अक्सर ये कहते थे, और उनके इंटरव्यू आज भी बहुत वायरल हो रहे हैं, वो अक्सर ये कहते थे कि मैं कभी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। वो कहते थे कि मैं किंग मेकर रहूंगा, मेरे लिए कुर्सी कुछ नहीं है। उन्हीं बाला साहब ठाकरे के बेटे अगर कुर्सी के लिए कोई इतना बड़ा समझौता कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर उंगलियां उठनी तय थी। लेकिन ये बात तो खैर किसी तरह से गई बीती हो गई, क्योंकि ये सरकार को बने 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। पर इन 2.5 साल के अंदर दरअसल उद्धव ठाकरे ने ऐसे कौन से 9 ब्लंडर किए जिसके कारण उनकी सरकार मुश्किल में पड़ गई है, और न सिर्फ सरकार बल्कि पार्टी भी यानी शिवसेना जो है वो भी उनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं ब्लंडरों की हम बात करते हैं। देखिए, पहला ब्लंडर जो किया उद्धव ठाकरे ने वो कांग्रेस से हाथ मिलाकर किया। जी हाँ, कांग्रेस से हाथ मिलाकर किया, वो भी सोनिया गांधी की कांग्रेस से हाथ मिलाकर किया। आप अच्छी तरह से जानते हैं बाला साहब ठाकरे सोनिया गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर के और कांग्रेस की मुस्लिम परस्त नीतियों को लेकर बाला साहब ठाकरे हमेशा सोनिया गांधी का और कांग्रेस का विरोध करते रहे। यहां तक कि बाला साहब ठाकरे ने यह भी कहा था कि कोई हिजड़ा ही सोनिया गांधी की कांग्रेस से हाथ मिला सकता है, उसके सामने झुक सकता है। लेकिन जिन बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्हीं बाला साहब ठाकरे का बेटा आकर के एक दिन कांग्रेस से और सोनिया गांधी की कांग्रेस से हाथ मिला ले, ये किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। और ये पहला ब्लंडर था जो दरअसल उद्धव ठाकरे ने किया। उद्धव ठाकरे ने दूसरा बड़ा ब्लंडर क्या किया? उद्धव ठाकरे ने दूसरा बड़ा ब्लंडर ये किया कि उन्होंने ऐसी पार्टियों से हाथ मिला लिया जिन पार्टियों ने हिंदुओं को पूरी दुनिया भर में बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी को गढ़ा। जी हाँ, कांग्रेस और शिवसेना ये दो पार्टियां ही हैं जिन्होंने
दरअसल हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी और हिंदुओं को बदनाम किया, ये कहकर कि हिंदू आतंकवाद भी कुछ होता है। इसमें महाराष्ट्र के नेता सबसे आगे थे, चाहे वो महाराष्ट्र कांग्रेस की बात करें या एनसीपी की बात करें। महाराष्ट्र कांग्रेस की अगर बात करें तो महाराष्ट्र कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे, जो गृह मंत्री भी रहे यूपीए शासन में, उन्होंने हिंदू आतंकवाद को लेकर के कई बार ये शब्द उठाया और उन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दरअसल हिंदू आतंकवाद का सबसे पहले जिक्र अगर किसी ने किया था तो वह एनसीपी के सर्वेसर्वा शरद पवार हैं। जी हां, शरद पवार ने सबसे पहले हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी और इस तरह से हिंदुओं को आतंकवादी करार दिया। और ये ऐसी पार्टियों के साथ उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला लिया, उन्हीं शरद पवार के साथ, उन्हीं कांग्रेस के साथ। उद्धव ठाकरे का तीसरा बड़ा ब्लंडर पालघर में साधुओं की लिंचिंग पर खामोश रहना और इस पर कड़ी कार्रवाई न करना। आप सबको मालूम है 16 अप्रैल 2020 को पालघर जिले में जो एक गांव है गढ़चिंचले गांव, उसमें 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की नृशंस हत्या कर दी गई थी। एक तरह से नरसंहार था और 2 साधुओं की इस तरह से कैमरे के सामने नृशंस तरीके से लिंचिंग हुई थी। ये 2 साधु कल्पवृक्ष गिरी महाराज और दूसरे साधु सुशील गिरी महाराज दरअसल अपने गुरु के उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। लेकिन उन दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर को करीब करीब 500 लोगों की भीड़ ने कैमरे के सामने पुलिस की मौजूदगी में, उद्धव ठाकरे की सरकार थी और उद्धव ठाकरे की पुलिस की मौजूदगी में साधुओं को निर्मम तरीके से लिंच करके मार दिया गया। इस पूरे मामले में उद्धव सरकार और जो महाराष्ट्र की सरकार थी वो खामोश बनी रही। जब मीडिया का दबाव आया और उसके बाद जब हिंदू संगठनों ने दबाव बनाया, तब कहीं जाकर इस पूरे मामले में महाराष्ट्र की पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू करी। इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा लोगों को माना गया और इसमें अगर कुल मिलाकर देखें तो 251 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। लेकिन आज भी इस पूरे मामले में करीब 151 लोग जो हैं, माफ कीजिएगा बल्कि ये कहना चाहिए 181 लोग इस मामले में जो हैं, जो जिनको गिरफ्तार किया गया था, आज भी वो जमानत पर हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने इन साधुओं को, 2 साधुओं के साथ जो हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड में साधुओं को इंसाफ दिलाने के लिए, हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। ये सीधे सीधे माना जा रहा था कि दरअसल इसके पीछे ईसाई मिशनरियों का हाथ है, क्योंकि गढ़चिरौली में ईसाई मिशनरियां बहुत समय से एक्टिव थी। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने और इसके साथ साथ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने जिस तरह की खामोशी, जिस तरह की चुप्पी अख्तियार की, उससे हिंदुओं को ठेस लगी और ये कह सकते हैं कि उद्धव सरकार का तीसरा बड़ा ब्लंडर है। अब मैं आता हूं चौथे बड़े ब्लंडर पर। चौथा बड़ा ब्लंडर सीएए और एनआरसी पर उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार और शिवसेना ने जो रुख अपनाया, वो चौथा बड़ा ब्लंडर है उद्धव ठाकरे का। आप जानते हैं कि सीए एनआरसी दरअसल क्या है। सीए तो नागरिकता संशोधन कानून है, जिसमें जो भारत के आसपास जितने पड़ोसी देश हैं, जहां पर हिंदू, सिख, ईसाई, जहां पर जो है वो बहुसंख्यक में नहीं है बल्कि अल्पसंख्यक हैं, वहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उन हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध लोगों को भारत में नागरिकता देने का कानून है। यानी सीधे सीधे हिंदू, सिख, बौद्ध ये जो है और ईसाई जो हैं, जो मुस्लिम बहुल देशों में रह रहे हैं आसपास के, उनको अत्याचार से बचाने का कानून है। तो एक तरह से ये कानून सीधे सीधे हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आया। लेकिन उग्र हिंदुत्व और जो है हिंदुओं के जो सबसे बड़े नेता जिनको माना जाता है बाला साहब ठाकरे, उनकी पार्टी शिवसेना ने इस मुद्दे पर जो रुख अपनाया वो वास्तव में बड़ा ही शर्मनाक था। सीए कानून को लेकर एक तरफ लोकसभा में तो शिवसेना ने इस कानून को लेकर, इस विधेयक को लेकर इसका समर्थन किया लोकसभा में, लेकिन जब ये मामला राज्यसभा में आया तो राज्यसभा से शिवसेना वॉकआउट कर गई। राज्यसभा में शिवसेना ने सीए के पक्ष में मतदान नहीं किया, क्योंकि शिवसेना और उद्धव ठाकरे दरअसल कांग्रेस और शरद पवार के दबाव में आ गए। इतना ही नहीं बल्कि सीए का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जब शाहीन बाग का जो पूरा मॉडल सामने आया, उस पूरे मामले पर भी शिवसेना
खामोश रही और शिवसेना की यह खामोशी शर्मनाक थी। और इस पूरे मामले को लेकर जब मुंबई में प्रदर्शन हो रहे थे तो इसमें किस तरह से इस मुंबई के प्रदर्शनों को शिव सैनिकों ने हवा दी और शिव सैनिकों ने इसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। यहां तक कि सीए के खिलाफ जो मुंबई में प्रोटेस्ट हुए उनमें फ्री कश्मीर का जो है वो बैनर, वो झंडे, फ्री कश्मीर के नारे लगाए गए, लेकिन उसको लेकर भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और एनआरसी को लेकर जो दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों को या फिर जो बाकी देशों के आए घुसपैठियों को उनको बाहर से निकालने की बात है, इस पूरे मामले पर अगर आप बाल ठाकरे का इंटरव्यू देखें तो बाला साहब ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था 2 करोड़ या 20 करोड़ मैं अपने देश में एक भी घुसपैठिए को, एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को रहने नहीं दूंगा। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से शिवसेना ने सरेंडर कर दिया, शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, वो वास्तव में शर्मनाक है। सोचिए अगर बाला साहब ठाकरे होते तो क्या उनका रिएक्शन होता इन दोनों कानूनों पर। तो ये उद्धव ठाकरे का एक बड़ा ब्लंडर है। उद्धव ठाकरे का 5वां ब्लंडर है जिहादियों के सामने आत्मसमर्पण कर देना। जहांगीरपुरी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में आपको याद होगा कि जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो जिहादियों ने इस शोभा यात्रा पर हमला किया और इस तरह के कई मामले एक के बाद एक देश के कई राज्यों में हुए। और हमने देखा कर्नाटक में भी और राजस्थान में भी हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर, कभी रामनवमी की शोभा यात्रा पर और कभी जो है हनुमान जयंती, कभी हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा पर जो है जिहादियों ने पथराव किया और इन पर हमले किए। ऐसे समय में माना जा रहा था कि जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना और उनके बेटे उद्धव ठाकरे ऐसे मामलों पर कड़ाई के साथ आवाज उठाएंगे और जिहादियों के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। लेकिन हुआ क्या, उद्धव ठाकरे जिहादियों के, हिंदुओं की शोभा यात्राओं के हमलों पर भी चुप रहे, खामोश रहे। और उद्धव ठाकरे के जो सिपा सालार हैं, मुख्य सिपा सालार संजय राउत, उन्होंने बल्कि इन हमलों के लिए सीधा सीधा बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी नगर निगम के चुनाव जीतने के लिए और बीजेपी पूरे देश में अपने लिए, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस तरह से दंगे करवा रही है, यानी सीधा सीधा जिहादियों को क्लीन चिट दे दी। ये जो है उद्धव ठाकरे का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। उद्धव ठाकरे का ब्लंडर नंबर 6, हनुमान चालीसा के मुद्दे पर नवनीत राणा की गिरफ्तारी। ये पूरा मामला दरअसल नवनीत राणा और उनके पति को जिस तरह से देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया महाराष्ट्र में, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। लेकिन इस पूरे मामले के जड़ में दरअसल क्या था? इस पूरे मामले की जड़ में लाउड स्पीकर था, जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगता है, और वो था इस पूरे मामले में। और आप जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं और साथ साथ सड़कों पर जिस तरह से सड़कें घेर करके जुमे की दिन नमाज पढ़ी जाती है, उस पर बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था? बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन मेरी सरकार होगी महाराष्ट्र में, मैं सड़क पर एक भी व्यक्ति को इस तरह से सड़क रोककर नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। और ये तमाम लाउड स्पीकर जो लगे हुए हैं और जहां पर जिसपे जिन लाउड स्पीकर जो मस्जिदों पर लगे हैं, मैं इन सबको उतरवा दूंगा। लेकिन जब इन लाउड स्पीकरों को उतारने की बात जो है राज ठाकरे ने, नवनीत राणा ने या बीजेपी की तरफ से कहा गया, तो उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर खामोश रहे। और जब इसी मुद्दे पर, लाउड स्पीकर क्योंकि उतारने के मुद्दे पर, शिवसेना की जो सरकार थी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जब खामोश रहे, तो नवनीत राणा ने कहा कि मैं इसके विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगी। और जब नवनीत राणा और उनके पति ने ऐसा ऐलान किया, तो कायदे से तो उद्धव ठाकरे को चाहिए ये था कि वो ये कहते कि आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, लेकिन आप लाउड स्पीकर की चिंता मत कीजिए, मेरे पिताजी ने जो कहा था वो मैं करके दिखाऊंगा, लाउड स्पीकर जो लगे हैं उनको उतरवाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? लाउड स्पीकर उतारने की बात उद्धव ठाकरे ने या उनकी सरकार ने नहीं की। उल्टे नवनीत राणा और उनके पति को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये उद्धव ठाकरे का ब्लंडर नंबर 6 था। अब आते हैं उद्धव ठाकरे के ब्लंडर नंबर 7 की तरफ, नुपुर शर्मा का मामला। दरअसल नुपुर शर्मा के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने, शिवसेना ने जिस तरह से रिएक्ट किया, वो उद्धव ठाकरे का ब्लंडर नंबर 7 है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। नुपुर शर्मा के मामले में जिस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही थी, क्योंकि हमने देखा था कि जो ज्ञानवापी का परिसर था, वहां से जो शिवलिंग मिला
वजू खाने से, उसको लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, उस बयानबाजी को लेकर शिवसेना या तो खामोश रहती या फिर शिवसेना हिंदुओं के हक में बोलती, ये उम्मीद की जा रही थी। लेकिन तमाम नेता, तमाम बड़े बड़े मुस्लिम नेता, और उनमें महाराष्ट्र के भी बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे, वो लगातार एक तरह से शिवलिंग का अपमान कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में जब नुपुर शर्मा ने शिवलिंग के अपमान पर पलट कर कुछ कहा तो उनके खिलाफ सभी लोग गोलबंद हो गए। यहाँ तक तो ठीक था, बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया, और इसके बाद दरअसल महाराष्ट्र की पुलिस पूरे देश में नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर सबसे पहले कहीं पर एफआईआर दर्ज हुई तो वो दरअसल महाराष्ट्र में हुई। यहाँ तक कि नुपुर शर्मा को जो नुपुर शर्मा ने जिस तरह का बयान दिया था उसको लेकर के नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने के नारे लग रहे थे, और इस तरह की जो है अपीलें की जा रही थी। नुपुर शर्मा का सामूहिक बलात्कार करने की बात जो है मुस्लिम कट्टरपंथी कर रहे थे, और ऐसे कई कट्टरपंथी जो हैं वो महाराष्ट्र से भी थे। लेकिन महाराष्ट्र में जितने भी कट्टरपंथियों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज उठाई, जो दरअसल शिवलिंग का बचाव कर रही थी, शिवलिंग का बचाव करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज उठाने वाले जिहादियों के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र ने अपनी पुलिस को भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। सोचिए कि अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो क्या वो नुपुर शर्मा के साथ खड़े होते या फिर इन जिहादियों के साथ खड़े होते। ये 7वां बड़ा ब्लंडर है। और 8वां बड़ा ब्लंडर जो है उद्धव ठाकरे का, वो है बार बार वीर सावरकर के अपमान को सहन करना। वीर सावरकर, भारत के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, जिनको काला पानी की सजा मिली और जो इनको महाराष्ट्र में पूजा जाता है, और शिवसेना भी और बाला साहब ठाकरे भी वीर सावरकर को पूजते रहे हैं। यहाँ तक कि वीर सावरकर के लिए शिवसेना ने भारत रत्न की मांग की है। लेकिन उन्हीं वीर सावरकर का कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार अपमान करते रहे हैं, बार बार अपमान करते रहे हैं। कांग्रेस ने एक बुकलेट निकाली जिसमें वीर सावरकर को ये कहा कि वो होमोसेक्सुअल थे, और राहुल गांधी आए दिन ये कहते रहे कि वो वीर सावरकर की तरह नहीं है जो माफी मांगेंगे। दरअसल वो तो वीर सावरकर के जैसे नेता बिल्कुल नहीं है, वो एक बहादुर नेता हैं, जबकि वीर सावरकर एक कायर नेता थे जिन्होंने माफी मांगी थी अंग्रेजों से। और राहुल गांधी के ऐसा बार बार कहने के बावजूद भी, जी हाँ, ऐसा बार बार कहने के बावजूद भी शिवसेना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, और उसी कांग्रेस के साथ, उसी राहुल गांधी के साथ शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार में बैठे रहे। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने सरकार बनने से पहले यहाँ तक कहा था कि वीर सावरकर का जो भी अपमान करेगा उसको सड़क पर पीटना चाहिए। लेकिन जब उद्धव ठाकरे के सहयोगी राहुल गांधी लगातार वीर सावरकर का अपमान करते रहे तो उद्धव ठाकरे खामोश रहे। ये उद्धव ठाकरे का ब्लंडर नंबर 8 है। और अब आखिरी ब्लंडर, यानी कि ब्लंडर नंबर 9, हिंदुत्व के मुद्दे पर जो कुछ उद्धव ठाकरे ने किया, हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया, हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने विश्वासघात किया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक तरह से अपने पिता का अपमान करने वालों के साथ हाथ मिलाकर अपने पिता की राजनीति का, अपने पिता की विरासत का भी क्या अपमान नहीं किया? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार में उनके साथ उनका जो मंत्रिमंडल था, उनके मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट मंत्री हैं जिनका नाम है छगन भुजबल। क्या आप जानते हैं छगन भुजबल कौन है? छगन भुजबल एक सामान्य से महाराष्ट्र में सब्जी बेचने वाले परिवार से आते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने छगन भुजबल को एक बहुत बड़ा नेता बनाया। छगन भुजबल को उन्होंने शिवसेना में लेकर आए और उनको बड़ा नेता बनाया। लेकिन 1991 में छगन भुजबल ने बाला साहब ठाकरे को धोखा दे दिया। वो अपने करीब करीब 17 विधायकों के साथ छगन भुजबल ने शिवसेना को तोड़ दिया। बाला साहब ठाकरे की पीठ में खंजर घोंपा। यहाँ तक तो ठीक था, बगावत होती रहती है। लेकिन इसके बाद छगन भुजबल ने क्या किया? छगन भुजबल पहले कांग्रेस में गए, उसके बाद वो एनसीपी में गए और शरद पवार के बहुत खास सहयोगी हो गए। और उसके बाद छगन भुजबल जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने साल 2000 में,
तो जुलाई 2000 में छगन भुजबल ने बाला साहब ठाकरे को अपमानित करने के लिए बाला साहब ठाकरे की गिरफ्तारी का आदेश दिया। छगन भुजबल जो कभी जिनको बाला साहब ठाकरे ने इतना बड़ा नेता बनाया, उन्हीं छगन भुजबल ने बाला साहब ठाकरे की गिरफ्तारी का आदेश दिया। वो भी जानते हैं किस मामले में? बाला साहब ठाकरे के 1992-93 में लिखे लेखों के आधार पर। 1992-93 में दरअसल देश में राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और इस राम जन्मभूमि आंदोलन में बाला साहब ठाकरे बहुत मुखर होकर अखबारों में, सामना में इसके पक्ष में लेख लिखते थे। लेकिन छगन भुजबल ने बाला साहब ठाकरे के जो है करीब 7-8 साल पुराने जो उनके जो आर्टिकल्स थे, उन आर्टिकल्स को आधार बनाया और उन आर्टिकल्स को आधार बनाकर छगन भुजबल ने कहा कि बाला साहब ठाकरे जो कुछ लिख रहे थे इससे महाराष्ट्र में दंगे भड़के। और इस तरह से छगन भुजबल ने बाला साहब ठाकरे की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। यह अलग बात है कि अदालत ने इस पूरे मामले को लेकर के इस मामले में बाला साहब ठाकरे को निर्दोष पाया और कहा कि इतने साल बाद इस तरह की शिकायत करना, इस तरह की एफआईआर लिखना कतई ठीक नहीं है। तो अदालत से तो बाला साहब ठाकरे को इंसाफ मिला, लेकिन छगन भुजबल जिनको दरअसल बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, उन छगन भुजबल ने बाला साहब ठाकरे को अपमानित करने के लिए गिरफ्तारी का आदेश दिया और बाला साहब ठाकरे को अदालत में पेश होना पड़ा। तो इस तरह से जिन छगन भुजबल ने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया था, उन्हीं छगन भुजबल को उद्धव ठाकरे ने अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो एक तरह से हिंदुत्व नहीं बल्कि हिंदुत्व के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की विरासत, अपने पिता के सम्मान पर चोट करने वाले का हाथ मिलाकर उनके साथ भी, अपने पिता के साथ भी क्या विश्वासघात नहीं किया? इस सवाल का जवाब आप तलाशिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो क्या सोच रहे होते? दरअसल उद्धव ठाकरे के इन 9 ब्लंडर्स पर, इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। फिलहाल नमस्कार।